नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिकल कंडीशन के बारे में, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर कहते हैं क्योंकि ये बिना किसी लक्षण के धीरे धीरे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन क्या होता है जब ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेने के बाद भी बीपी कंट्रोल में नहीं आता? इसी कंडीशन को हम रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की डेफिनेशन बहुत क्लियर है। जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 3 या 3 से ज़्यादा अलग अलग टाइप्स की मेडिसिन लेने के बाद भी टारगेट लेवल से ऊपर रहे और इन मेडिसिन में से एक ड्यूरेटिक भी हो, तब हम इससे रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। ये मेडिसिन ऑप्टिमल या मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज पे होनी चाहिए। एक और सिनेरियो है, अगर किसी का बीपी कंट्रोल में है लेकिन उसके लिए चर या चर से ज़्यादा मेडिसिन लग रही हैं, तब भी ये रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन ही है। स्टडीज़ बताती हैं कि लगभग 10 से 20% हाइपरटेंसिव पेशेंट्स इस कैटेगरी में आते हैं। ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए ही चैलेंज नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि पेशेंट को हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी डिजीज़ और हार्ट फेलियर का रिस्क ज़्यादा है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन और सूडो रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क है। सूडो रेजिस्टेंस मतलब कि बीपी सिर्फ दिखाई दे रहा है अनकंट्रोल्ड, लेकिन एक्चुअली कंट्रोल में है। ये कैसे होता है? पहला रीज़न, गलत तरीके से बीपी मेजर करना। अगर कफ की साइज़ गलत है या पेशेंट को रिलैक्स नहीं किया गया तो बीपी गलत आ सकता है। दूसरा, वाइट कोट इफ़ेक्ट। बहुत से लोगों का बीपी डॉक्टर के क्लिनिक में हाई आता है क्योंकि वो नर्वस हो जाते हैं, लेकिन घर पे नॉर्मल रहता है। तीसरा, पेशेंट मेडिसिन नहीं ले रहा है प्रॉपरली, लेकिन डॉक्टर को बता रहा है कि ले रहा है। स्टडीज़ कहती हैं कि 50% तक पेशेंट्स जो रेजिस्टेंट लाग रहे हैं वो एक्चुअली मेडिसिन रेगुलरली नहीं ले रहे होते। इसलिए ट्रू रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन डायग्नोस करने से पहले इन सब फैक्टर्स को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं मैं क्वेश्चन पे, मेडिसिन लेने के बाद भी बीपी क्यों हाई रहता है? सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वॉल्यूम ओवरलोड। जब बॉडी में नमक ज़्यादा हो जाता है तो पानी भी ज़्यादा रिटेन होता है। ये किडनीज़ की प्रॉब्लम की वजह से या इनसफिशिएंट डायरेटिक थेरेपी की वजह से हो सकता है। इस एक्स्ट्रा वॉल्यूम की वजह से हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है और बीपी बढ़ जाता है। दूसरा मेजर फैक्टर है RAAS सिस्टम का ओवर एक्टिवेशन। RAAS मतलब रेनिन एंगियोटेंसिन अल्डोस्ट्रोन सिस्टम। जब अल्डोस्ट्रोन हार्मोन ज़्यादा बांध रहा होता है तो बॉडी सोडियम पकड़ती है और पोटासियम रिलीज़ करती है। ये साइकिल बीपी को कंटिन्यूसली हाई रखती है। इसलिए स्पिरोनोलैक्टोन जैसी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती है रेजिस्टेंट केसेस में। तीसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हाइपर एक्टिविटी। स्ट्रेस, ओबेसिटी और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया जैसे कंडीशंस में बॉडी की फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहती है। इससे ब्लड वेसल्स टाइट हो जाती हैं और हार्ट रेट बढ़ जाता है। चौथा, वैस्कुलर स्टिफनेस, स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आर्टरीज अपनी एलास्टिसिटी खो देती हैं। इससे सिस्टोलिक बीपी ज़्यादा रहता है और इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और कोमॉर्बिडिटीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, डायबिटीज़ और ओबेसिटी, ये सब बीपी को कंट्रोल करना और भी मुश्किल बना देते हैं। बहुत से लोग ये नहीं समझते कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में। नंबर 1 कल्प्रिट है हाई सोडियम इंटेक। रिकमेंडेशंस कहती हैं कि दिन में 2300 मिलीग्राम से कम नमक खाना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग इससे काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ये अकेले फैक्टर मेडिसिन की इफ़ेक्टिवनेस को रिड्यूस कर सकता है। नमक कम करने से ही बहुत लोगों का बीपी कंट्रोल में आ जाता है। ओबेसिटी और फिज़िकल इनएक्टिविटी, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फैट टिश्यू सिर्फ पैसिव स्टोरेज नहीं है, ये एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज़ करती है जो इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और RAAS एक्टिविटी बढ़ाते हैं। ओबेसिटी के साथ साथ स्लीप अपनिया भी कॉमन है। स्लीप अपनिया में क्या होता है? रात को सांस रुक रुक के आती है, ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है और इससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये प्योर दिन बीपी को हाई रखता है। अल्कोहल कंजम्पशन, रेगुलर और एक्सेसिव ड्रिंकिंग बीपी बढ़ाती है थ्रू मल्टीपल मैकेनिज्म्स। सिमिलरली स्मोकिंग आर्टरीज़ को स्टिफ बनाती है और एंडोथीलियल फंक्शन ख़राब करती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब बैठे रहना, चल फिर नहीं करना, ये वेट गेन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और पूर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की तरफ ले जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज, चाहे एरोबिक हो या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग,
बीपी कंट्रोल में बहुत हेल्प करती है। कभी कभी प्रॉब्लम मेडिसिन खुद में होती है, पेशेंट में नहीं। इनएडिक्वेट डायरेटिक थेरेपी, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड कॉमनली प्रिस्क्राइब होती है, लेकिन क्लोरथैलिडोन या इंदापामिडे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, स्पेशली किडनी प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स में। गलत डायरेटिक यूज़ करने से फ्लूइड रिटेंशन कंटिन्यू रहता है। ड्रग इंट्रैक्शंस भी बहुत कॉमन हैं। NSAIDs मतलब पेन किलर टैबलेट्स जैसे ब्रूफेन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, स्टेरॉइड्स, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स, ये सब बीपी बढ़ा सकते हैं या बीपी मेडिसिन्स का इफ़ेक्ट कम कर सकते हैं। इवन ओवर द काउंटर मेडिसिन्स और हर्बल सप्लीमेंट्स भी इंटरफियर कर सकती हैं। पूर एडहीरेंस, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉस्ट या कॉम्प्लेक्स डोसिंग स्केड्यूल की वजह से पेशेंट्स मेडिसिन्स रेगुलरली नहीं लेते। ये एक्चुअल रेजिस्टेंस नहीं है, सूडो रेजिस्टेंस है। इनअप्रोप्रिएट ड्रग कॉम्बिनेशंस, अगर दो मेडिसिन्स सिमिलर मैकेनिज्म से काम कर रही हैं इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पाथवेज, तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। या फिर अंडर डोसिंग, टेक्निकली पेशेंट 3 मेडिसिन्स ले रहा है लेकिन प्रॉपर डोज में नहीं। तो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? स्टेप 1, कंफर्म करो कि ये ट्रू रेजिस्टेंस है। प्रॉपर बीपी मॉनिटरिंग करो, होम बीपी मॉनिटरिंग या एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग। वाइट कोट इफेक्ट रूल आउट करो, एडहीरेंस चेक करो। स्टेप 2, ऑप्टिमाइज डायूरेटिक थेरेपी। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड से क्लोरथैलिडोन स्विच करो। अगर किडनी फंक्शन कम है तो लूप ड्यूरेटिक ऐड करो। सोडियम रिस्ट्रिक्शन का एडवाइस दो, ड्यूरेटिक्स तभी काम करेंगे जब डाइट भी ठीक हो। स्टेप 3, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटेगनिस्ट ऐड करो। स्पिरोनोलैक्टोन बहुत इफेक्टिव है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में। लार्ज ट्रायल्स ने दिखा दिया है कि ये सिग्निफिकेंट बीपी रिडक्शन देती है। अगर पेशेंट स्पिरोनोलैक्टोन टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो एप्लेरिनोन ट्राई करो। स्टेप 4, सेकेंडरी कॉजेज ढूंढो और ट्रीट करो। प्राइमरी अल्डोस्टेरोनिज्म, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इन सब को स्क्रीन करो। स्लीप एपनिया में CPAP थेरेपी से बीपी बहुत इम्प्रूव हो सकता है। स्टेप 5, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को रीइंफोर्स करो। सोडियम रिस्ट्रिक्शन, वेट रिडक्शन, रेगुलर एक्सरसाइज, एल्कोहल मॉडरेशन, ये सब मेडिसिन के साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देते हैं। स्टेप 6, पेशेंट एजुकेशन और एडहीरेंस सपोर्ट। मेडिसिन रेजिमेंट सिंपल बनाओ, साइड इफेक्ट्स एड्रेस करो, कॉम्बिनेशन पिल्स यूज़ करो जिससे पिल बर्डन कम हो। रेगुलर फॉलोअप और मल्टीडिसिप्लिनरी केयर, डाइटिशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, सबको इन्वॉल्व करो। कुछ एडवांस्ड केसेस में डिवाइस बेस्ड थेरेपीज़ भी एक्सप्लोर की जा रही हैं, रीनाल सिंपैथेटिक डेनर्वेशन और बारोरेसेप्टर एक्टिवेशन थेरेपी, लेकिन ये अभी रिसर्च स्टेज में हैं। दोस्तों, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन एक सीरियस कंडीशन है लेकिन होपलेस नहीं है। सिस्टमैटिक एवेल्यूएशन, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट और प्रॉपर मल्टीडिसिप्लिनरी केयर से बीपी कंट्रोल अचीव किया जा सकता है और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कम किया जा सकता है। की पॉइंट्स याद रखिए। ट्रू रेजिस्टेंस को सूडो रेजिस्टेंस से डिफरेंशिएट करो। लाइफस्टाइल फैक्टर्स एड्रेस करो, नमक, वेट, एक्सरसाइज, प्रॉपर मेडिसिन्स, ऑप्टिमल डोज में दो। सेकेंडरी कॉजेज़ को ढूंढो और ट्रीट करो। पेशेंट एजुकेशन और एडहीरेंस पे ध्यान दो। रेगुलर मॉनिटरिंग, पेशेंस और प्रॉपर ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन मैनेज हो सकता है। अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहिए और ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।